अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पोर्शन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ हम पूरी कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, किस तरह की कंडक्टेंस किस आयंस की वजह से होती है, ठीक, ये सब पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने नस्ट इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया था, ठीक। अब हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल जब पढ़ी थी तो गैल्वेनिक सेल से हमें पता लगा था कि गैल्वेनिक सेल क्या करती है, आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब क्या होता है जब हम सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट को पढ़ते हैं, ध्यान से समझना, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट किसके अंदर पढ़ते हैं, सॉल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाटर है, वाटर में मैंने NaCl को क्या करवा दिया, डिसॉल्व करा दिया। तो NaCl इस वाटर के अंदर जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl होगा, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, Na पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे और Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस क्या होगी, अच्छे से हो जाएगी। रीजन ये है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ आयंस, क्योंकि जो आपका सॉलिड है वो अपने आयंस में ब्रेक हो चुका है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो 100% डिसोशिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट को फास्ट करवाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर एसिटिक एसिड देखा जाए तो उसमें एसिटेट आयंस, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, जितने अमाउंट में प्रेजेंट होंगे कुछ ना कुछ अमाउंट में एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो ऐसे होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो 100% आयनाइज नहीं होते। एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो कंडक्ट कर ही नहीं सकते आपकी इलेक्ट्रिसिटी को। रीजन, क्योंकि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जाम्पल होते हैं, उनको वाटर में डिसॉल्व करने पर भी क्या आते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक। तो ये तो थी हमारी इलेक्ट्रोलाइट की बात। इलेक्ट्रोलाइट की बात इसलिए की गई है जब आप कोई भी पर्टिकुलर सोल्ट किसके अंदर, वाटर के अंदर डाल रहे हैं, मतलब उस सोल्ट का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, ठीक। अगर आप उस सॉल्यूशन को, ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन, अब आपको पता है कंसंट्रेशन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो मोलैरिटी बन जाती है, ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करें तो नॉर्मेलिटी बन जाती है। मतलब आपके सॉल्यूशन में जो सोल्ट प्रेजेंट है उसकी स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं कंडक्टेंस को क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक। तो अब सबसे पहले हम कंडक्टेंस को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, इनको समझते हैं किसके थ्रू, रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के थ्रू, ठीक। अब क्या होता है, कंडक्टेंस होती क्या है, फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मतलब किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस को पढ़ना, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहलाती है, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट थ्रू एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक। तो करंट का जो फ्लो है वो किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वो ही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कही जाती है, ठीक। अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस की तो क्या होता है, कंडक्टेंस भी आपकी मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट ही होती है, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक। तो अगर हम बात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, अब हम आते हैं किसके पास, रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की हेल्प से हम अपनी कंडक्टेंस को और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को पढ़ने वाले हैं। ये क्या होती है, ठीक, समझने के लिए इधर ओम्स लॉ, सबसे पहले ओम्स लॉ के थ्रू हम क्या पढ़ते हैं कि वो जो आपके वोल्टेज होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। अब क्या है, वोल्ट अपॉन वोल्टेज अपॉन करंट क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट बन जाता है, जो क्या होता है, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस वो फैक्टर है जो किसी भी पर्टिकुलर वायर में इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है, ठीक। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, जितने ज्यादा वोल्टेज होंगे उतने ही ज्यादा रेसिस्टेंस होंगे, ठीक है, और करंट के इन प्रोपोर्शनल होता है, ठीक।
अब क्या है, रेसिस्टेंस को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेसिस्टेंस तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, मतलब करंट के फ्लो को कहीं 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 थोड़ा थोड़ा रोकने का काम करता है, ठीक। अब कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस है मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टेंस क्या है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। तो जो कंडक्टेंस होती है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वो रेसिस्टेंस की क्या होती है, इन प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। अब हम रेसिस्टेंस की ही बात करें तो एक होता है हमारे पास रेसिस्टेंस, ठीक, और एक होता है हमारे पास स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक। सपोज मेरे पास पूरा एक वायर है, बहुत लंबा वायर, ठीक। तो उस वायर में ओवरऑल जितना करंट रुक 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 के जाएगा वो पूरे वायर का रेसिस्टेंस कहलाता है। मतलब पूरे वायर के लिए अगर हम देखें तो कैपिटल R बन जाता है, ठीक। अगर हम वायर में स्पेसिफिक एरिया के लिए देखें, बिल्कुल स्पेसिफिक बहुत छोटे पार्ट के लिए, जहां पे आपकी लेंथ क्या हो 1 सेंटीमीटर, एरिया क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतनी सी जगह में जितना करंट रुकेगा, ठीक है, जितने करंट को रुकने की टेंडेंसी होगी तो वो क्या कहलाता है, आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पे जो करंट को रोकने का काम करेगा इतनी सी एरिया में, वो आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा रो। तो पूरे वायर के लिए R, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया के लिए रो। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस ही होता है, लेकिन वो कितनी स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है, ठीक है। इस चीज को प्रूव कर लेते हैं। R जो है रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक, और रेसिस्टेंस किसी भी पर्टिकुलर वायर की या किसी चीज की एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लेंथ बढ़ने पे रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, एरिया बढ़ने पे रेसिस्टेंस क्या होता है, लेंथ बढ़ने पे रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, एरिया बढ़ने पे रेसिस्टेंस घट जाता है, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन है, ठीक। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये रेसिस्टिविटी कांस्टेंट आएगा, जिसको हम रो बोलते हैं, ठीक। तो अगर मैं लेंथ ले लूं वायर की 1 सेंटीमीटर, एरिया ले लूं वायर का कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही, ठीक, तो जो आपका रेसिस्टेंस होता है वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के ही इक्वल हो जाएगा। समझ में आई, मतलब जो आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है रो, वो भी रेसिस्टेंस ही है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, रेसिस्टेंस पूरे वायर के लिए यूज हो रहा है, ठीक, लेकिन जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए यूज हो रहा है। अब हमने पढ़ा है कि कंडक्टेंस जो होती है वो रेसिस्टेंस की क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, C इज इक्वल टू 1/R, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, वो भी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की क्या होती है, आपकी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, जो कंडक्टेंस है कैपिटल C, वो हमारे पूरे सॉल्यूशन के लिए है। सपोज एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में मैं अगर मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस करूं तो पूरे के लिए जो मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस होगा वो कंडक्टेंस होगा C, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, कितनी आयंस के फ्लो के थ्रू जितना करंट मेजर हो रहा है वो कंडक्टेंस कही जाएगी पूरे सॉल्यूशन के लिए, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी में ही स्पेसिफिक एरिया की बात करूं, कितने की बात करूं, स्पेसिफिक एरिया की बात करूं, तो इतनी सी स्पेसिफिक एरिया में जो फ्लो ऑफ करंट, मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा तो वो किसकी बात करता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, कापा। अब समझ में आया, एक पूरे बड़े कंटेनर में जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वो कंडक्टेंस है, ठीक है। लेकिन उसी पूरे बीकर में एक स्मॉल एरिया, मतलब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए फिर से, और मतलब जो वॉल्यूम है वो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लीजिए, जो वॉल्यूम रहेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम है सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी सी एरिया के लिए जो आपका मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस है, उसी को ही बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक
जब कंडक्टेंस रेसिस्टेंस की इन प्रोपोर्शनल होती है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की इन प्रोपोर्शनल होती है। आया समझ में? ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, रो क्या है आपका, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक, तो रो की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस आगे न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी, फॉर्मूला पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो रो क्या है हमारा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, यहाँ से रो इज इक्वल टू A इंटू आर अपॉन एल। ठीक, तो रो की वैल्यू अगर पुट करेंगे, ये 1 अपॉन में है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, 1 अपॉन क्या, आर क्या होती है आपकी कंडक्टेंस, एल अपॉन ए क्या होता है सेल कांस्टेंट। अब जैसे यहाँ हमें पता लगा था कि अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर ले ली जाए, एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया जाए, ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस होती है वो ही आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। ठीक, बस ये स्पेसिफिक एरिया के लिए। तो ऐसे ही यहाँ से बन जाएगा, जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो कुछ और नहीं होती, कंडक्टेंस ही होती है, 1/r इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस ही है। अगर क्या कर ले, जो जिस सॉल्यूशन में आप फ्लो ऑफ करंट मेजर कर रहे हैं, अगर उसकी इतनी सी एरिया ली जाए कि वहां पे लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले ली जाए, मतलब पूरा वॉल्यूम जो होगा आपका उसका स्पेसिफिक एरिया का वॉल्यूम ले लिया जाए 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो कंडक्टेंस के इक्वल ही होती है। तो हमारे पास अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैलकुलेट करवाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी, इसको कंडक्टिविटी भी बोला जाता है, कापा से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब इसकी यूनिट और देख लेते हैं, एग्जाम में यूनिट भी पूछी जाती है, 1/r। ठीक है, r जो है वो ओम, रेसिस्टेंस ओम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ओम इनवर्स। ठीक है, अब L क्या है, लेंथ सेंटीमीटर। ठीक, एरिया क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर ये कट जाएगा एक, तो सेंटीमीटर इनवर्स बचेगा, ये दो है, एक कटा तो एक ऊपर आ गया, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या हो गई आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गई। ठीक, अब हमने दो तरह की कंडक्टेंस पढ़ ली, कैपिटल सी कंडक्टेंस फॉर ओवरऑल सॉल्यूशन, जो पूरे सॉल्यूशन की होती है। ठीक है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा, जो बहुत छोटी सी स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट जो सॉल्यूशन है उसके लिए कंडक्टेंस होती है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारी कंडक्टेंस आ रही है वो फ्लो ऑफ आयंस की वजह से आ रही है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस का तो हमें पता चल गया, स्पेसिफिक एरिया में जितने आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक, लेकिन पूरे सॉल्यूशन की भी तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। जैसे अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो हमने क्या किया, किसी सॉल्यूशन को नॉर्मेलिटी में बना रखा है जिसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं। ठीक, तो उसमें क्या है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगी पूरे सॉल्यूशन के लिए। ठीक, अगर मैंने सॉल्यूशन को मोलैरिटी की फॉर्म में तैयार किया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में तैयार की है कंसंट्रेशन। ठीक, तो आगे हम जो कंडक्टेंस पढ़ने वाले हैं कि कंडक्टेंस जो ओवरऑल सॉल्यूशन की होती है वो भी फर्दर दो तरह की होती है, एक तो मोलर कंडक्टेंस और एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कैपिटल सी वाली कंडक्टेंस की तरह पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है बस जो स्पेसिफिक एरिया की कंडक्टेंस है। ठीक, तो अब हम मोलर कंडक्टेंस को और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को पढ़ने वाले हैं, वो भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो बच्चों ये दो इम्पोर्टेंट टर्म और इम्पोर्टेंट है ज़्यादा इसमें चैप्टर में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वन है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप इक्विवेलेंट। ठीक, दूसरी है आपकी मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस बोल सकते हो आप, कैप एम। अब सबसे पहले तो ये दोनों ओवरऑल सॉल्यूशन के लिए, मतलब पूरे सॉल्यूशन के लिए। ठीक, इससे पहले जो हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ी थी दैट इज कापा, वो स्पेसिफिक एरिया के लिए थी। सपोज अगर ये पूरा है, इसमें इतना आपका लिक्विड भरा हुआ है,
इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो इस पूरे सॉल्यूशन के लिए जो कंडक्टेंस है वही कंडक्टेंस आपकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, मतलब आपने कंसंट्रेशन कौन सी ली है या इलेक्ट्रोलाइट को जो सॉल्यूशन को बनाया है वो किस बेसिस पे बनाया है, नॉर्मेलिटी के बेसिस पे या मोलैरिटी के बेसिस पे, ग्राम इक्विवेलेंट्स लेके चल रहे हो आप या मोल्स लेके चल रहे हो, ठीक है। तो उस कंसंट्रेशन के बिहाफ पे जो कंडक्टेंस हो जाती है वो दो हो जाती है, ओवरऑल सॉल्यूशन की कंडक्टेंस किसके अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, या कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक तो क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो किसकी वजह से होती है, नॉर्मेलिटी, अगर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन आपकी किस में है, नॉर्मेलिटी में है। दूसरी ओवरऑल सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस बनती है वो आपकी क्या बन जाती है, मोलर कंडक्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप एम से। तो वो मतलब आपके सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो किस में है, मोलैरिटी में है। इतना तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस जो होती हैं वो ओवरऑल सॉल्यूशन की होती हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की अपनी स्ट्रेंथ की वजह से आती हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन बनाया गया है। लेकिन जो कापा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो स्पेसिफिक एरिया में थी, कापा किस में था, स्पेसिफिक एरिया में था, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट, इसलिए मैं आपको यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ कापा में स्पेसिफिक एरिया की कंडक्टेंस और ओवरऑल सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को, क्योंकि हम जब आगे मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन पढ़ेंगे डाइल्यूशन के साथ तो दोनों का जो चेंज होता है वो डिफरेंट होता है। ओवरऑल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का भी डाइल्यूशन के साथ और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का भी डाइल्यूशन के साथ अलग अलग चेंज होता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अब होती क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, जिसको कैप इक्विवेलेंट से प्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ड्यू टू द आयंस प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ड्यू टू द आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम। किसी डेफिनेट वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स की वजह से जो आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, उनसे जो आपकी कंडक्टेंस आती है वो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कही जाती है, ठीक। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू, अब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक एरिया के लिए है, ठीक है, उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, जो आपके सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसंट्रेशन है, मतलब पूरे सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स जितने डेफिनेट वॉल्यूम में प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो आपकी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बन जाएगी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एन। मैंने इसको डायरेक्ट किया है, अदरवाइज यहाँ कंसंट्रेशन दिखानी पड़ेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन किस में थी, नॉर्मेलिटी में, और नॉर्मेलिटी में जो कंसंट्रेशन थी मतलब पूरे वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम में जितनी कंसंट्रेशन आ रही है उसको इनटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस करके आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आती है। तो क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन के लिए, तो कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस या ड्यू टू द फर्निश ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने डेफिनेट वॉल्यूम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से मतलब मोल्स की कंसंट्रेशन की वजह से जो आपकी ओवरऑल सॉल्यूशन की कंडक्टेंस आती है वो आपकी मोलर कंडक्टेंस कही जाती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को भी यहाँ इनटू कर दिया जाए, किससे, ओवरऑल सॉल्यूशन में जितनी मोलैरिटी प्रेजेंट है आपकी तो वो क्या हो जाएगी, आपकी मोलर कंडक्टेंस हो जाएगी, ठीक। समझ में आया, ये स्पेसिफिक एरिया के लिए थी, तो पूरे सॉल्यूशन के लिए ग्राम इक्विवेलेंट्स के बेसिस पे बनी, तो नॉर्मेलिटी जिसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहा जाएगा, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक एरिया के लिए थी, लेकिन पूरे सॉल्यूशन में जो मोलर की मोलैरिटी की वजह से कंडक्टेंस आई तो वो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक, मोलर कंडक्टेंस। अब हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस किस तरीके से आते हैं।
हाँ तो बच्चों जो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल आपके वो इस तरीके से आते हैं, ठीक। द रेसिस्टेंस ऑफ 0.05 नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब आपको नॉर्मेलिटी गिवन है 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ कंडक्टिविटी सेल वाज फाउंड टू बी इतना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस 25 ओम्स। कैलकुलेट द कंडक्टेंस, आपको क्या कैलकुलेट करनी है, कैपिटल सी। तो कैपिटल सी का फॉर्मूला क्या पड़ा था, सी इज इक्वल टू 1/r। रेसिस्टेंस गिवन है तो 1/r करके कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब यू हैव टू कैलकुलेट कापा, ठीक। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब इक्विवेलेंट के ऊपर कैप, तो वो क्या देखी थी हमने, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला था, ठीक है। तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। अब क्या है, ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, इफ द इलेक्ट्रोड्स इन द सेल आर 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट एंड हैव एन एरिया, तो एरिया आपको 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो जितनी एक दूसरे से पार्ट है, मतलब ये आपको लेंथ गिवन है, ठीक, एल। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले तो कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो C इज इक्वल टू 1/r। तो रेसिस्टेंस गिवन है आपका 25, तो 1/25 दैट इज 0.04 ओम इनवर्स, ठीक। फिर उसके बाद आती है कैलकुलेट, जो करना है आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम पढ़ के आए हैं क्या, कापा इज इक्वल टू 1/r मतलब C इंटू L/A, ये फॉर्मूला, ठीक। 0.04 आपकी कंडक्टेंस आई है, ठीक। लेंथ उन्होंने गिवन है कितनी, 1.6 और एरिया 3.2। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट सेल कांस्टेंट देते हैं, तो वो हम सेल कांस्टेंट इसकी जगह रख देते हैं, क्योंकि L/A आपका सेल कांस्टेंट भी है, ठीक है। याद रखना एक फॉर्मूला ये भी होता है, कापा इज इक्वल टू C इंटू सेल कांस्टेंट, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है। अदरवाइज तो लेंथ और एरिया पुट कर दीजिए इनटू कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बन जाती है, ठीक। अब इसके बाद लास्ट में कैलकुलेट करवाया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, क्योंकि अभी आपको पता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्विवेलेंट्स की वजह से आती है, ग्राम इक्विवेलेंट्स की वजह से, कितने, डेफिनेट वॉल्यूम में 1000 ml, ठीक। तो कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी निकल के आई है, 0.02 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की कितनी गिवन है, 0.5, तो ये आएगी आपकी 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, कभी कभी एग्जाम में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, मोलर कंडक्टेंस की 1 मार्क्स में यूनिट भी पूछ लेते हैं, ठीक। तो यूनिट देख लो कैसे आएगी, कापा की यूनिट जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला ये है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो जो कापा होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, नॉर्मेलिटी को क्या करते हैं हम, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर वॉल्यूम, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है पर वॉल्यूम में, ठीक। तो क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तो है, इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो इक्विवेलेंट इनवर्स, लेकिन जब वॉल्यूम अपॉन के अपॉन में है ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम को क्या करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब एक इनवर्स ये है, एक क्यूब ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मोलर कंडक्टेंस की यूनिट पूछी जाती है तो उसमें सिर्फ इक्विवेलेंट की जगह क्या हो जाएगा, मोल चेंज हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि उसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स ना होके क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम, यही तो होती है मोलैरिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम, और ये नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम, ठीक। तो ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से, ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। ए 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलैरिटी गिवन है आपको, ठीक, लिख लेते हैं, मोलैरिटी आपको 0.05 मोलर गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ एट रेसिस्टेंस ऑफ 31.6 ओम, ठीक। तो R गिवन है 31.6 ओम, रेसिस्टेंस गिवन है इन अ कंडक्टिविटी सेल, इफ दिस सेल कांस्टेंट, ठीक, क्या गिवन है, सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज इतना, ठीक। तो
कांस्टेंट भी हमारा गिवन है 0.367। अब जो L/A होता है वो सेल कांस्टेंट ही होता है। डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा निकालना पड़ेगा। ठीक, तो कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो कापा का फॉर्मूला क्या होता है? C इंटू सेल कॉन्स्टेंट। ठीक, C इंटू सेल कॉन्स्टेंट। तो C इज इक्वल टू 1/r, तो R की वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट 1/r 31.6 इंटू L/A क्या हो गया? सेल कॉन्स्टेंट, जो आपका कितना गिवन है? 0.367। ठीक, तो 0.0116 क्या आ जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो कापा 0.0116 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी 0.05। तो क्या आ गया आपका? 232 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी पूछी थी। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस बेरियम क्लोराइड इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है, हैज अ कंडक्टिविटी ऑफ 0.0058। तो कंडक्टिविटी कापा हो गई। कैलकुलेट दी मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज ऑफ द सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो वही कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम मोलर कंडक्टेंस के लिए। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? पहले नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम, ठीक है, ऑफ बेरियम एनहाइड्रस बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का 2 ग्राम सॉल्यूशन 400 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है? 400 सेंटीमीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख दिया। अब BaCl2 की मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो BaCl2 का मास कितना डिसॉल्व है? 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम को किसमें डिसॉल्व कर रखा है? 400 सेंटीमीटर क्यूब या 400 ml वाटर में। ठीक, तो मास हो गया आपका 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट 1000 पर ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, तो पर लीटर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर, लीटर को हम ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास हो गया 2 ग्राम, मोलिकुलर मास BaCl2 का कैलकुलेट कर लिया। Ba का एटॉमिक वेट 137, 35.5 Cl का तो इंटू 2 करके 208। ठीक है, तो मोलिकुलर मास है आपका 208, तो मोलैरिटी आई है 0.024। तो मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। कापा की वैल्यू गिवन है 0.0058 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.024 इज इक्वल टू 241.67 क्या होगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मोलैरिटी है। ठीक, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। ठीक, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी की दुगनी होती है। रीजन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में मोलिकुलर मास रखा है और नॉर्मेलिटी में आप इक्विवेलेंट मास रखेंगे। तो इक्विवेलेंट मास मतलब जैसे BaCl2 है, तो इसको अगर डिसोशिएट करेंगे Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक, तो जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 है, तो यहाँ इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट मास वो क्या बनता है? जो मोलिकुलर मास है उस मोलिकुलर मास में डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर करके। ठीक, तो जो मोलिकुलर मास है BaCl2 का कितना? 208 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो यहाँ 208 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो 2 से 2 इंटू जो अपॉन में 2 होगा वो ऊपर जाके 2 इंटू 2 बन जाएगा। तो कहने का मतलब है पूरे का ट्वाइस जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? नॉर्मेलिटी। ठीक,
तो 0.024 की जगह 0.048, तो ये आ गई आपकी 120.83 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इसी टॉपिक पे बेस्ड हैं। ए कंडक्टिविटी सेल हैज अ सेल कांस्टेंट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट पता लग गया यहाँ से। दिस सेल वो व्हेन फिल्ड विद 0.01 मोलर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्यूशन हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ, आर की वैल्यू है एट रेसिस्टेंस ऑफ 384 ohms at 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट दी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑफ 0.01 मोलर सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है आपका NaCl, उसकी मोलैरिटी गिवन है 0.01 मोलर। अब इस सॉल्यूशन के लिए जितनी मोलैरिटी होगी उतनी ही क्या होगी, नॉर्मेलिटी। क्यों, क्योंकि अगर आप NaCl को डिसोशिएट कराएंगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ क्या है आपका वैलेंसी फैक्टर, मतलब एक का ही चेंज है। तो यहाँ जो नॉर्मेलिटी है वो ग्राम इक्विवेलेंट जो रहेंगे मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 1 से ही होगा, तो वो सेम ही रहेगा। सेल कांस्टेंट 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, मोलैरिटी जो आपकी मोलैरिटी गिवन है वही इसकी नॉर्मेलिटी बन जाएगी, दैट इज 0.01। रेजिस्टेंस है आपका 384 ओम। ठीक, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। तो कापा है आपका कितना है, कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, कापा की वैल्यू 0.00130। कंडक्टिविटी सेल हैज अ सेल कांस्टेंट 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो कापा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक, अब कंडक्टेंस जो आती है वो किससे आती है, आपकी रेसिस्टेंस से। कंडक्टेंस होती है 1/r। ठीक, तो 1/384, 1/384 इंटू सेल कांस्टेंट L/A। ठीक, ए कंडक्टिविटी सेल हैज अ सेल कांस्टेंट कितना 0.5। ठीक, तो यहाँ से आपका कापा निकल के आएगा 0.00130। ठीक, अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है तो कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। तो कापा हो गया आपका 0.00130 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी है, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 whose specific conductivity is 26 into 10 to power -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है तो कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है आपका सॉल्यूशन 1 मोलर H2SO4 है। ठीक, तो ध्यान से देखना, H2SO4 डाई बेसिक एसिड है। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ भी जो आपकी नॉर्मेलिटी होगी, ठीक है, जो नॉर्मेलिटी होगी वो मोलैरिटी की दुगनी हो जाएगी। रीजन ये है क्योंकि जब आप ग्राम इक्विवेलेंट्स नॉर्मेलिटी लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम, तो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब मास अपॉन मोलिकुलर मास ना लेके इक्विवेलेंट मास लेंगे। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास जो होगा वो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की ट्वाइस हो जाती है। ठीक, तो कापा है आपका 26 इंटू 10 टू -2 स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी 2। तो आंसर है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी PYQs में से ही है। ए 0.05 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफर्स द रेसिस्टेंस ऑफ 50 ohms to a conductivity cell
at 298 Kelvin. If the cell constant is 0.50, तो एक जगह तो हमें सेल कांस्टेंट पता लग गया, एक जगह हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, ठीक है, रेसिस्टेंस गिवन है R 50 ohms, ठीक, एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैप एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे लिखते हैं, तो कितना है 471.4। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वैसे कोलार्ज लॉ में आता है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 471.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट, क्या करना है, कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले कापा, फिर मोलर कंडक्टेंस एंड देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा इज इक्वल टू C इंटू एल अपॉन ए, ठीक, तो C इज इक्वल टू 1/r, ठीक, तो 1/r की वैल्यू हमें गिवन है 50, ठीक, यहाँ पुट कर सकते हैं 1/50 इंटू एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट, ठीक, एल अपॉन ए हो गया हमारा सेल कांस्टेंट। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.05 मोलर NH4 सॉल्यूशन ऑफर्स द रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohms टू अ कंडक्टिविटी सेल एट 298 केल्विन एंड सेल कांस्टेंट इज 0.50, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट की जगह मैंने सेल कांस्टेंट 0.50 पुट कर दिया, ठीक, इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारी क्या हो गई, सॉल्व। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मोलैरिटी है 0.05, ठीक है, कापा की वैल्यू हमने निकाली है 0.01 इंटू 1000, ठीक, तो ये आया आपका, इसको सॉल्व करके 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को समझ लीजिए पहले। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है आपका अल्फा, ठीक है, मतलब कितना डिसोशिएट हुआ है। अब इसमें इसलिए रिक्वायरमेंट चली है, ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये मोलर कंडक्टेंस है नॉर्मल, ठीक, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी मोलर कंडक्टेंस हो चुकी होगी, वो उससे अगर डिवाइड करेंगे मोलर कंडक्टेंस को तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा आ जाता है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो कंडक्टेंस होती है जिसके बाद कंडक्टेंस बढ़ती ही नहीं है, ठीक है, इसके बाद कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाती है, तो इसीलिए हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला है। तो एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं टोटल कंडक्टेंस में से अब जो मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये गिवन थी, इसकी वैल्यू हमने रख दी, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो यहाँ पुट कर दी, तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आ गया आपका 0.42। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, मीन्स जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होती है तो मोलर कंडक्टेंस की वेरिएशन कैसे होती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो उसके बाद आता है कोलार्ज लॉ, ठीक है, कोलार्ज लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये जो फर्स्ट पोर्शन बनेगा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, ठीक है, और यू कैन से दैट विद कंसंट्रेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, ठीक। और नेक्स्ट है आपका कोलार्ज लॉ, तो कोलार्ज लॉ डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट पूछी जाती है कोलार्ज लॉ की और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। तो नेक्स्ट आपके ये टॉपिक होने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।